चलो तो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आपको ये स्टडी करना है कि मोशन जो होती है ऑब्जेक्ट की वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करोगे उन सब की आप स्ट्रेट लाइन मोशन लोगे, या फिर उस मोशन को हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। लीनियर मतलब एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। तो उस मोशन को या तो आप लीनियर मोशन भी कह सकते हो या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हो। अच्छा, अगर बात करें ये स्ट्रेट लाइन मोशन का, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वो वर्टिकल हो, ठीक है, आइदर एज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन और इन वर्टिकल पोजीशन, कोई सी भी एक हो, तब उस मोशन को आप स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस मोशन करता है तो उसकी मोशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करूं एयर में, तो उसकी मोशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी वो भी कौन सी कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्योंकि जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल भी तो एक ही डायरेक्शन की बात की जाती है कि आपने ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो ऊपर चला गया तो वर्टिकल हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ आपने किसी ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स अप्लाई किया और वो एक लाइन में मोशन करता है, तो भी वो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक लाइन को ऑब्जेक्ट फॉलो करता है मोशन करते वक्त, तो उसकी वो मोशन कौन सी कहलाएगी, तब वो मोशन कहलाएगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो, मोशन की जब हम बात करते हैं तो मोशन हमारे पास जो होती है ना, वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पर होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, वो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि फिजिक्स के 3 स्कोप हैं, एक माइक्रोस्कोप, एक मैक्रोस्कोप और एक होता है मीजोस्कोप या मीजो ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। देखो, माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो माइक्रो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप से डील करते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट को मैक्रोस्कोप से डील करते हैं। ऐसे ही मीजोस्कोप होता है जिसको हम मीजो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी डील कर सकते हैं। देखो, माइक्रोस्कोप की अगर बात करते हैं तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटे एलिमेंट, जैसे कि मॉलिक्यूल्स या फिर एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी के सभी किस में आते हैं, ये आपके सभी आते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जब हम किसी भी फिजिक्स में मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टडी करते हैं, तब वो चला जाता है आपका किस में, माइक्रोस्कोपिक सब्जेक्ट में, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक की, तो मैक्रोस्कोपिक में हम बात करते हैं फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज फाइनाइट होगा, हम उसे हमेशा डील करेंगे मैक्रोस्कोपिक में, ठीक है। तो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट जब हम डील करते हैं तो वो हमेशा कहाँ डील किए जाते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में। जैसे साइकिल, बस, ट्रक, ट्रेन, प्लेन, ये सभी आपके पास कैसे हैं, फाइनाइट साइज है। फाइनाइट साइज का मतलब होना चाहिए जो विजिबल रेंज में होता है। जैसे अगर बात करूं 10⁻⁻² सेंटीमीटर से 10⁻⁶ मीटर तक के ऑब्जेक्ट आप अगर बात करते हो तो विजिबल होते हैं। इससे बड़े साइज के भी आपको विजिबल होंगे। मैं एक रेंज लिख रहा हूं जो बहुत नेचुरल है, जो हमें अर्थ पर दिख जाती है और ये मोशन करते हुए आपको दिख जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं इससे भी ऊपर, तो इससे भी ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे सन से ऊपर आप चले जाओगे तो सन से ऊपर तो वैसा आप कुछ देखते नहीं हो, उससे भी अगर देखोगे तो स्टार उससे भी बड़े साइज में होते हैं, लेकिन वो छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन है तो बड़े। आपको स्टार जब टूटता हुआ रहता है तो उसकी मोशन दिखाई देती है, तो वो किस में रहेगा, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट में रहेगा। तो जब भी हम फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या उनकी मोशन की बात करते हैं, तो हम हमेशा डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को। और ये जो स्टडी की जाती है वो की जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम हमेशा डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में हम डील करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और मेसोस्कोपिक क्या होता है, मेसोस्कोपिक होता है इज अ इंटरमीडिएट क्लास बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मतलब कि ना तो वो फाइनाइट साइज का होगा, ना ही वो मॉलिक्यूल साइज का होगा, उससे बड़ा ही होगा। तो उसे हम किस में डील करते हैं, मीजोस्कोपिक में। ये एक लेटेस्ट
डिस्कवरीज हैं जिसके बारे में अभी और भी ज़्यादा इन्वेंशंस चल रहे हैं, इनके बारे में अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज के बेसिस पर सब्जेक्ट नहीं है। जो सब्जेक्ट डील किए जाते हैं या तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में किया जाता है या फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में डील करते हो तो माइक्रोस्कोपिक हो रहेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में डील करते हो तो माइक्रोस्कोपिक हो रहेगा। या फिर ये कह सकते हो जब हम फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, और जब हम मॉलिक्यूल्स या फिर मैं ये कह सकता हूँ 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो वो ये हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, मैक्रोस्कोपिक एक फाइनाइट साइज होता है, और इनके बीच की क्लास जैसे देखो पावर का अगर देखो डिफरेंस है ना, तो ये किसमें चले रहेंगे, मीजोस्कोपिक में चले रहेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मैकेनिक्स की, सिर्फ मैकेनिक्स। ठीक है, देखो आपको ही मैंने बोला दो तरह की मैकेनिक्स बताई, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन अगर बात करूं तो आप ये भी कह सकते हो कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं किसी भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। देखो यहाँ पर टर्म ही सजेस्ट करता है, ग्रीक लैंग्वेज में मैक का मतलब होता है मोशन से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैकेनिक्स को आप क्लासिफाइड करो तो दो ब्रांच ऑफ फिजिक्स में इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला इज क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की दो सब कैटेगरी हो जाती है, नॉट सब ब्रांच, सब कैटेगरी हो जाती है। मतलब हम मैकेनिक्स को इन्हीं दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं, इनके अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में स्टडी नहीं करते। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर इसके बाद आगे बात करें तो मैकेनिक्स की कुछ सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये तो हो गई सब कैटेगरी। अब बात कर रहे हैं सब ब्रांचेस की, तो कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें हम मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे, यानी कि हम ये डील करेंगे कि मैकेनिक्स में हम आखिर पढ़ते क्या हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम जो पढ़ते हैं ना, उस पढ़ने को हम सब ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। तो पहली ब्रांच है इसकी स्टैटिक मैकेनिक्स, जिसे हम बोल सकते हैं। देखो स्टैटिक मैकेनिक्स में हम डील क्या करते हैं, तो आप एक सिंपल से लाइन में ये समझ सकते हो, स्टैटिक मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स और ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट। यानी कि हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है। ठीक है, जैसे अगर बोलूं कि एक ब्लॉक ये है जो ए पोजीशन पर रखा हुआ है, ए ब्लॉक एक पोजीशन पर रखा हुआ है जिसमें टाइम पास होने के बाद भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, तब ऑब्जेक्ट किसमें माना रहेगा, रेस्ट में। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ स्टैटिक मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द रेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच मीन्स कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की उस कंडीशन को स्टडी करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है। ठीक है, टाइम के पास होने के बाद भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, सेकंड है डायनामिक्स मैकेनिक्स। ये भी मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट में मोशन होती है और उसके होने का कॉज क्या होता है। बेसिकली हम इसको डेफिनेशन को ये बना सकते हैं, डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब हम उसमें ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि उसमें मोशन आने के कॉज क्या रहे होंगे। जैसे अगर बोलूं कि एक आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, आप ही हम लोगों का अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम वॉक करते हैं तो हम मोशन करते हैं एक लाइन में। ठीक है, जब हम वॉक करते हैं तो हमारे वॉक करने के टाइम पर हम जब चलते हैं ना, तो चलने का कोई ना कोई कॉज तो होगा। तो कॉज क्या होता है यहाँ पे, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, कॉज है ना। तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक कॉज है जिसकी वजह से हम वॉक कर पाते हैं। इसी वजह से डायनामिक्स में हम मोशन तो स्टडी करते ही हैं, साथ में उसके कॉज को भी स्टडी करते हैं कि वो कॉज क्या है जिसकी वजह से मोशन हो पा रही है। यानी कि हम डायनामिक्स में किसकी बात करेंगे, फ्रिक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, मोशन की तो बात होगी, विच मीन्स कि अगर बोलूं कि एक सरफेस पर वैस शेप है, मैंने इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर ये नीचे स्लाइड करके आ रहा है तो इसको रोकने का एक काम करेगा फ्रिक्शन, ऊपर रोकने का काम करेगा। तो हम डायनामिक्स में फ्रिक्शन को भी स्टडी करेंगे और जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसका अपना एक एक्सेलरेशन होगा, उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं और मोशन को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपका काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग
द कॉज ऑफ मोशन, मतलब कि हम यहाँ पे मोशन की स्टडी तो करते हैं लेकिन इस चीज को कंसिडर नहीं करते कि उसका कॉज क्या रहा होगा। जैसे आप 9th क्लास में काइनेमैटिक्स पढ़ के आए हो, मतलब आपने ये पढ़ा था कि एक पर्सन जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन कर रहा है, 5 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, है ना। आपने नॉर्मल तरीके से पढ़ लिया, ये भी नहीं वहाँ पे हमने पढ़ा कि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो सकता है, कि मे बी इसके आगे जाके स्पीड कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, कम हो रही होगी तो क्यों कम हो रही होगी, हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो हमने 9th क्लास में जो पढ़ा था वो काइनेमैटिक्स पढ़ा था। काइनेमैटिक्स में काइन का मतलब होता है मोशन से, इन ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज में हम काइन को जो डिफाइन करते हैं मोशन से रिलेट करते हैं, सिर्फ मोशन से। यानी कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं काइनेमैटिक्स में तो सिर्फ हम मोशन की स्टडी करेंगे, इस चीज़ की स्टडी नहीं करते हैं कि उसका कॉज क्या रहा होगा, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज में क्या बन जाएगा, काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब यहाँ पे कोई कॉज नहीं ढूंढेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन की स्टडी कहीं नहीं होती। देखो आपने 9th क्लास में काइनेमैटिक्स पढ़ा था तो आपने वहाँ पे फ्रिक्शन को कहीं कंसिडर नहीं किया था, सिर्फ आपने ये कंसिडर किया था कि उसकी मोशन हो रही है। जबकि डायनामिक्स में मोशन के साथ साथ यहाँ पे हम कॉज भी कंसिडर करते हैं कि कॉज क्या रहा होगा जिसकी वजह से मोशन हो रही होगी। स्टैटिक में कॉज क्या, मोशन ही नहीं है। जब स्टैटिक में मोशन ही नहीं है तो कॉज की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम स्टडी करते हैं किसमें, डायनामिक्स में। ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उस टॉपिक की बात करते हैं। उस टॉपिक में पढ़ना क्या है, तो उसमें हमें पढ़ना है रेस्ट और मोशन आखिर होते क्या हैं, रेस्ट एंड मोशन। हम जो रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं ना, ये रेस्ट और मोशन होते क्या हैं हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो रेस्ट क्या होता है पहले समझ लो। रेस्ट का ही मैंने मीनिंग बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पर ए पर है, जिसका मास मान लेता हूं मैं m है। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा था आज से 1 साल पहले और आज भी यहीं पर रखा हुआ है। क्या टाइम पास होने के बाद भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आया? तो नहीं। आप ये कह सकते हो कि टाइम के बीतने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तब उस कंडीशन को ऑब्जेक्ट की रेस्ट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट even after time goes on then the condition is known as rest condition of the object। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा लेकिन टाइम पास हुए जा रहा है, तब भी वो कंडीशन क्या कहलाएगी, रेस्ट कंडीशन, ठीक है। मोशन क्या होगा फिर, रेस्ट क्लियर हो गया ना आपको, पोजीशन में कोई चेंज ना आए और ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं बना रहे तो उसे रेस्ट कहते हैं। ऐसे ही मोशन भी डिफाइन करना है। मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट मैंने रखा था ए पोजीशन पर जो कि 10 मिनट बाद पहुंच गया बी पोजीशन पर, तो इसकी पोजीशन में चेंज आ गया, ठीक है। तो अगर पोजीशन में चेंज आ चुका है तब ये क्या कहलाएगा, इसका मोशन। ये कह सकते हो मोशन क्या है, मोशन होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी पॉइंट विद इन अ सम पीरियड ऑफ टाइम दैट नोन एज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज आ रहा होगा तो वो उसकी मोशन कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं मोशन होता क्या है। मोशन का मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन इन अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मोशन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखो अब रेस्ट और मोशन की अगर बात की जाए तो रेस्ट और मोशन हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमने नॉर्मल टर्म्स डिफाइन कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यहां पर एक एसेंशियल कंपोनेंट क्या रहा था, टाइम। हम टाइम के बेसिस पे कह रहे हैं कि मोशन मतलब रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। अगर टाइम ना हो तो आप ना तो यहाँ पे रेस्ट डिफाइन कर पाओगे ना ही मोशन डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। लेकिन रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के और भी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। टाइम ही हमेशा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं हो सकता रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए। यहां तक तो टाइम है, देखिए। अभी नेक्स्ट टर्म आता है आपका जिसमें टाइम आपका डिपेंड नहीं करेगा, वो है रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो आपको यहां पे स्टडी करना है रिलेटिव रेस्ट क्या होता है और रिलेटिव मोशन क्या होता है, ठीक है। जिसमें कि हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली टाइम के बेस पे वहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है, वो किसी और बेसिस पे हो रहा होगा, ठीक है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक पॉइंट और क्लियर करना होगा, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, जिसके बेसिस पर आप फिर ये डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। देखो रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया जाता है जिसके रेस्पेक्ट में आप हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, तब उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे ये मार्कर यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। इस मार्कर के रेस्पेक्ट में एक पेन ये रखा हुआ है। अब मैं बोलूं कि ये मार्कर है जिससे ये कुछ दूरी पर होगा, यहां पर पेन,
मार्कर से पेन कुछ दूरी पर है तो यहाँ पे मार्कर क्या बन गया, एक रेफरेंस। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये पेन है, ऐसे कुछ दूरी पर मार्कर रखा हुआ है तो पेन के रेस्पेक्ट में रखा हुआ है तो पेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेफरेंस। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हो उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सुन लो और लिख लेना वो ये, व्हेन वी कंसिडर एनी पॉइंट which is define the position of other object is known as reference point. When we consider any point as a reference point which define the position of other object, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्लियर करते हो वो वहां पे क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन होगा क्या। देखो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने ये माना कि मेरे पास एक अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, वहां पर एक स्टोन पड़ा हुआ है, लेट के ए स्टोन है, यहां पर एक पेड़ है जो कि बी है, और यहां पर कोई एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में जो खड़ा हुआ है यहां पर। ठीक है, मैंने मान लिया ये कोई पोजीशन जो स्टैंडिंग पर्सन है वो सी है। यहां पर एक बस है जिसमें दो पर्सन बैठे हुए हैं, एक सी डी और एक ई। ठीक है, और ये कुछ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और एक और मैंने मान ली बस जिसकी स्पीड भी सेम होगी 5 मीटर पर सेकंड, और इसमें एक बैठा हुआ पर्सन एफ। ठीक है, कुछ कंसिडरेशन मैंने ली है जिससे कि आपको ये समझा सकूँ कि रेस्ट होता क्या है और मोशन क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ ये ऐसे कि स्टोन अर्थ पर पड़ा हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं है, पेड़ अपनी जगह पर रहते हैं। ये स्टैंडिंग कंडीशन बताइए मैंने कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो स्टैंडिंग पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि इसकी कंडीशन में कभी कोई चेंज नहीं आना, जो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन जब बस की बात करूंगा तो बस की कंडीशन में ये आ रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा, तो यहाँ पर ये बसेस चल रही हैं बस। ठीक है, अब रिलेटिव क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूँ जो पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है इसको ये स्टोन हमेशा अर्थ में पड़ा हुआ दिखाई देगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि स्टोन के रेस्पेक्ट में जो पर्सन सी है वो भी अपनी जगह खड़ा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सन सी के रेस्पेक्ट में ए हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन समझने की कोशिश करो, वो ये कि अगर मैं मान रहा हूं कि एफ जो पर्सन एक एफ पर्सन है वो किसी बस में बैठा हुआ है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये स्टोन रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, समझना है तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसा अगर बोलूं कि आप जब बस में बैठ कर आते हो तो बस में बैठ कर हम जाते हैं, तो हम जब बस में जा रहे होते हैं तो हमें रोड साइड पर लगे हुए पेड़ ऐसा लगता है कि हम तो रेस्ट में बैठे हुए हैं लेकिन पेड़ पीछे जा रहे हैं, तो हमें उल्टा फील होता है, हमें अपनी मोशन फील ना होके पेड़ों की मोशन फील हो रही होती है। जब हमें पेड़ों की मोशन फील हो रही होती है तो हम ये मानते हैं कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने वो चीज़ अज्यूम की हुई है ना, तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा लेके चलो। मैं ये कह रहा हूँ कि एफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो एफ को खुद तो क्या लगेगा, वो रेस्ट में बैठा हुआ है लेकिन स्टोन पीछे जाता हुआ लगेगा, है ना। एफ के अकॉर्डिंग स्टोन पीछे जा रहा है, सी के अकॉर्डिंग स्टोन जहां है वहीं रहेगा, तो एक ही ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन नहीं हो गई। सी के अकॉर्डिंग ए रेस्ट में, एफ के अकॉर्डिंग ये मोशन में, तो एक ही कंडीशन, एक ही स्टोन की हम जब बात कर रहे थे, अलग अलग कंडीशन के अलग अलग पर्सन के द्वारा अलग अलग पोजीशन शो हो रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टोन अलग अलग कंडीशन शो कर सके, मतलब रेस्ट में भी हो सके और मोशन में भी हो सके। ऐसा कभी होता है कि अगर ये पेन यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ पेन रेस्ट में भी है मोशन भी है, ऐसा कैसे हो रहेगा, या तो वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। लेकिन ये रेस्ट और मोशन दोनों ही शो कर सकता है जब हम बात करेंगे रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव का मतलब होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेट करना, रिलेट करने को कहते हैं रिलेटिव। ठीक है, जब मैं रिलेट कर रहा हूं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो वो कहलाएगा रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो यहां पे ये कह सकता हूं कि सी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है तो सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी रिलेटिव मोशन या ये कह सकता हूं रिलेटिव रेस्ट किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए रेस्ट में है सी के रेस्पेक्ट में, तब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, रिलेटिव रेस्ट। ठीक है, सी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि ए रिलेटिव रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में नहीं, रिलेटिव रेस्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। लेकिन एफ के रेस्पेक्ट में पीछे जाता हुआ दिख रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एफ के रेस्पेक्ट में ए पीछे जा रहा है, यानी कि रिलेटिव मोशन में। एफ के रेस्पेक्ट में तो मोशन में है, सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रिलेटिव रेस्ट है और इसके रेस्पेक्ट में ये रिलेटिव मोशन है। और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टैंडिंग पर्सन जब इस बस को देखेगा,
जिसमें दो लोग बैठे हुए हैं, डी और ई। डी और ई एक बस के अंदर बैठ के 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। सिस्टम को मैं यहां पे कह रहा हूं, बस को मैं सिस्टम कह रहा हूं, ठीक है। सिस्टम में मोशन है 5 मीटर पर सेकंड की। तो एक बात बताओ, क्या डी और ई एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे या मोशन में? डी ई के रेस्पेक्ट में रेस्ट में और ई डी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, क्योंकि बस के अंदर बैठे हुए सभी जितनी दूरी पर होते हैं उतनी दूरी पर रहते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है बस के अंदर आप बैठे हो, आगे आपके जो बैठा हुआ मोशन करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि डी के रेस्पेक्ट में ई मोशन में और ई के रेस्पेक्ट में डी मोशन में, वो रेस्ट में होगा। दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, कोई भी मोशन में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि डी ई के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रेस्ट में और ई डी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रेस्ट में। लेकिन ये दोनों ही मोशन में दिखाई देंगे किसके रेस्पेक्ट में? सी। जो बाहर खड़ा हुआ है, बस जा रही है, उसके साथ मतलब क्या है, पर्सन भी जा रहे होंगे दोनों। तो सी के रेस्पेक्ट में दोनों ही क्या करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको? ये मोशन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, सी के रेस्पेक्ट में डी और ई दोनों मोशन में है, और जबकि ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेटिव मोशन में होंगे सी के रेस्पेक्ट में और रिलेटिव रेस्ट में होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो दोनों ही ऑब्जेक्ट में मोशन हो, जैसे ये वाली बस भी चल रही है और ये वाली बस भी चल रही है, दोनों ही बस एक दूसरे के साथ चल रही हैं, क्या डी एफ के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों बस एक दूसरे के सामने हमेशा रहने वाली हैं। जब एक दूसरे के सामने हमेशा रहने वाली हैं तो एफ के रेस्पेक्ट में डी कैसा होगा? रेस्ट में होगा, और डी के रेस्पेक्ट में एफ भी कैसा होगा? रेस्ट में होगा। कोई मोशन कर ही नहीं सकता। जब मोशन कर ही नहीं सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? रेस्ट में हुआ। अगर ये आगे निकल जाता और ये पीछे रह जाता तो किस में आ जाते? मोशन में आ जाते। लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट में होंगे। तो इस तरह से आप रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन को समझ सकते हो। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो तो रिलेटिव रेस्ट, और मोशन में हो किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो आप रिलेटिव मोशन में हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया, एक बार रिवाइंड करके देख लेना और जो मैं समझा रहा हूं आप समझ लेना दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट रेस्ट। जैसे हमने बात करी रिलेटिव की, तो ऐसे ही एक एब्सोल्यूट भी हो सकता है, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? जैसे हमने रिलेटिव मतलब बोला कि किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में या मोशन में। ठीक है, अब जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं वो भी तो मोशन में हो सकता है। जैसे हम बोलूं, मैंने जब बोला एफ के रेस्पेक्ट में डी रेस्ट में था, डी के रेस्पेक्ट में एफ रेस्ट में था, लेकिन एक्चुअली दोनों मोशन कर रहे थे, दोनों रेस्ट में नहीं थे, दोनों ही मोशन कर रहे थे तब भी रेस्ट में थे, है ना? क्यों थे? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम थी, दोनों ही मोशन में थे। तब हम यहां पर रिलेटिवनेस डिफाइन करते हैं। अगर फ्रेम मोशन में आ सकता है तो वो रिलेटिव की बात करेगा, ना कि एब्सोल्यूट की। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्यूरेट, आप जो भी डिफाइन कर रहे हो बिल्कुल ठीक होगा। यहां पे ठीक होगा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी मान लो जो एफ वाली बस थी अगर ये रुक जाए और डीई वाली चलती रहे तो ये मोशन में आ जाएंगे, जहां पहले रेस्ट में थे मोशन में आ जाएंगे, कंडीशन तुरंत चेंज हो जाएगी। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब होता है हमेशा ठीक कंडीशन बताना, कभी भी चेंज ना हो। ठीक है, उसके लिए आपको फिर ये दिमाग लगाओ कि आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हमेशा कैसा रहता हो? रेस्ट में। क्या यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमेशा रेस्ट में रहता हो? तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमेशा रेस्ट में रहता हो। इसी वजह से आप ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट डिफाइन कर पाओगे, ना ही एब्सोल्यूट मोशन डिफाइन कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता, ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में होता है कभी भी पूरी तरह से। लेकिन रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन में हो सकता है। इसके ना होने का रीजन क्या है? क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, अर्थ की मोशन क्या है? वेस्ट से ईस्ट है ना? वेस्ट से ईस्ट मोशन करता है। क्या अर्थ में एक्सेलरेशन नहीं है? तो अर्थ में एक्सेलरेशन है। अब सन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, मान लो ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्यूशन करता है ना? सन के चारों अर्थ अगर रिवॉल्यूशन करता है तो क्या अर्थ रेस्ट में आई? नहीं आई। सन की बात करूं तो सन अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है। जब ये घूमता रहता है तो आप क्या डिफाइन कर पाओगे कि सन के कौन से सरफेस के रेस्पेक्ट में अर्थ रेस्ट में आ सकती है या मोशन में आ सकती है? तो नहीं डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि सन भी लगातार अपने एक्सिस पर घूमता रहता है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के साथ साथ रिवॉल्यूशन भी करती है। अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो आपको पता है स्टार्स भी मोशन करते हैं, स्टार भी रेस्ट में नहीं है। तो यहां पे कुछ भी रेस्ट में नहीं है, सब कुछ मोशन में है। जब सब कुछ मोशन में है तो कहीं ना कहीं यहीं पे आ गए ना ऊपर वाले में, तो हम रिलेटिव की बात करने लग जाएंगे, एब्सोल्यूट की बात तो कर ही नहीं पाएंगे। तो एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन तभी डिफाइन होती है जब आप किसी भी ऐसे रेफरेंस को यूज करते हो जो हमेशा रेस्ट में रहता हो। लेकिन यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमेशा रेस्ट में रहता हो। इसी वजह से ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर पूरी तरह से एब्सोल्यूट रेस्ट में होता है, ना ही पूरी तरह से एब्सोल्यूट मोशन में होता है। दैट्स क्लियर, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और लास्ट एक पॉइंट और है
जो इस वीडियो में मुझे इंक्लूड कर रहे हैं वो ये कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप समझने की कोशिश करो वो होते क्या हैं। देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करे अपने साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका साइज उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम हो, तब वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील किया जाता है। बात समझ आई? तो कहने का सेंस मेरा ये हुआ कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता हो अपने साइज के रेस्पेक्ट में, तब उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील करते हैं। जैसे अर्थ की बात करूं, अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये 6400 किलोमीटर एक एवरेज डिस्टेंस है। रीजन ये क्योंकि अर्थ एक जॉर्डल शेप है। इक्वेटर की लेंथ अगर देखोगे तो अब तुम रेडियस का डबल कर दोगे तो सोचोगे कि रेडियस का डबल यानी कि 12,000 किलोमीटर ये इक्वेटर का साइज हो गया, तो गलत है, क्योंकि मैंने बोला रेडियस अर्थ की 6400 किलोमीटर जो एवरेज है। क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब ये है कि पोल पर अलग होगी, नीचे आते रहोगे तो बढ़ता रहता है ना साइज, तो बढ़ता रह रहा है फिर घटता भी रहेगा। तो इन सब का जब एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज 6400 आता है, जबकि इक्वेटर का साइज मालूम है कितना है? 40,000 किलोमीटर प्लस में है। तो इक्वेटर तो बहुत बड़ा है, 40,000 किलोमीटर में है, जबकि पोल की अगर बात करूं तो ये 5 मीटर का है। सोचो जब इनका एवरेज निकालोगे, ये किलोमीटर में ये मीटर में, तो अपने आप ही साइज कम हो रहेगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, ये एक एवरेज ली जाती है। तो हम एवरेज बेसिस पे ही बात करेंगे। तो मैं एवरेज बेसिस पे ये कह सकता हूं कि अर्थ जो कि सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जब वो अर्थ के सन के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो ये एक बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जब हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ऑर्बिट है, जिसके रेस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्थ का जो साइज होगा वो ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होगा, जिसकी वजह से अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी डील किया जा सकता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका साइज बहुत ही मिनिमम होता है उनके द्वारा ट्रेवल की गई लेंथ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां तक का आपको क्लियर होना चाहिए। जिसके आगे आज मैं आपको और पढ़ाऊंगा तो वो वीडियो में रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, तो यहां तक का स्टडी कर लें अच्छे से, और कोई भी दिक्कत तो पूछ लेना।